everyone. Fine. How are you all? Fine. Last class का रिवाइज किया? Yes. Good. Good evening, Paki. There is a need for the revision for the last class, or you already revised it? Video blur है. एक second. Already done? Good. So let's start our topic now. Audio video है ना? चलिए ठीक है. बेटा हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लोनिंग वेक्टर शुरू किया था ना. क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था दैट आर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोनिंग वेक्टर. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर? लेट्स डू अ वन रिकैप दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर. वन, इट इज अबाउट द origin of replication. Origin of replication, from where the replication start. तो हमें इस चीज की जरूरत है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें और किस चीज की जरूरत होती है? दैट इज रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट. वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सिर्फ एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए, बाकी आप मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट को इंट्रोड्यूस कर सकते हो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, so as to provide the choice for the inserting of foreign DNA. Yes, that is called as polylinker. Apart from that हम लोगों ने और क्या पढ़ा था? That is a selectable marker that is used to distinguish between recombinant and non-recombinant or the transformant and non-transformant. Example, it is about the antibiotic resistant. And the last हम लोगों ने, yes समिका, लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था द साइज ऑफ द वेक्टर. साइज ऑफ द वेक्टर मस्ट बी स्मॉल, वो इतना ज्यादा बिग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो सेपरेशन के टाइम पर रप्चर होने की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है. हाँ जी पूछो समिका. एलियन डीएनए एनसीईआरटी में दिया है, वो एक्सप्लेन कर दीजिए बेटा. एलियन डीएनए को हम फॉरेन डीएनए कहते हैं. अनदर नेम ऑफ दैट ऑफ अ फॉरेन डीएनए दैट इज कॉल्ड एज एलियन डीएनए. ओके बेटा, अगर हम कॉमनली यूज्ड वेक्टर के बारे में बात करें, आज हमें यहां से शुरू करना है. बेटा प्लीज थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो टॉपिक समझ में नहीं आएगा. अगर क्वेश्चंस पूछने हैं तो बाद में पूछेंगे, पहले समझने की कोशिश करेंगे, अपने एंड पे अच्छे से समझना है पहले. कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स की अगर हम बारे में बात करें, वैसे तो बहुत सारे तरह के क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं, बट लेकिन अगर हम नॉर्मली कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स के बारे में बात करें, सो वी हैव अ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर. वन, it is a plasmid, and the one, it is a bacteriophage. बेटा अगर हम प्लाज्मिड के बारे में बात करें, सो प्लाज्मिड के अगर हम कॉपी नंबर के बारे में बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉपी नंबर? बेसिकली कॉपी नंबर का मतलब होता है कि हमारे एक सेल के अंदर नंबर ऑफ प्लाज्मिड कितने प्रेजेंट है. सो कॉपी नंबर नॉर्मली प्लाज्मिड का कितना होता है? दैट इज 1 to 2 कॉपी पर सेल. ये नॉर्मली देखा जाता है, बट ये रेज भी हो सकता है, बट इट कैन इंक्रीज ऑल्सो अप टू 15 to 100 कॉपीज पर सेल, इतने तक जा सकता है. अगर हम बैक्टीरियोफेज के बारे में बात करें, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर कोई हम फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज, बट दे हैव अ हाई कॉपी नंबर एज कंपेयर टू दैट ऑफ अ प्लाज्मिड. बट दोनों ही जो वेक्टर्स हैं, इन्हें हम क्लोनिंग वेक्टर इसलिए कहते हैं बिकॉज बोथ ऑफ देम दे हैव अ एबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ. इन दोनों के पास अपनी एबिलिटी होती है कि वो मल्टीप्लाई कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें, सो दे आर कंसीडर टू बी एज अ ऑटोनोमस वेक्टर. So both can replicate independently of host cell DNA.
इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर है सभी को कि हमारे पास टू कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स हैं, वन इट इज अ प्लाज्मिड एंड द अनदर इट इज अ बैक्टीरियोफेज। बहुत सारे बच्चे एनसीईआरटी की क्लास में नहीं आए थे, लेकिन हमने एनसीईआरटी की क्लास में व्हाट अबाउट द डीएनए, क्या डीएनए बेटा प्रिया, क्या डीएनए? होस्ट सेल डीएनए ना, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है प्लाज्मिड डीएनए का, प्लाज्मिड की ही बात हो रही है। डीएनए एज अ वेक्टर वी यूज, यस बेटा, हम वेक्टर जो यूज कर रहे हैं क्लोनिंग वेक्टर, वो प्लाज्मिड को यूज कर रहे हैं। प्लाज्मिड बेसिकली क्या है? इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। No Paki autocatalytic, it is a term for the use for the enzyme. It is considered to be as a autonomous. Extra chromosomal DNA ही है ना, so DNA का पार्ट ही है। So commonly used vectors, they are the plasmid and the bacteriophage. हम लोगों ने लास्ट क्लास में ही, कल ही हम लोगों ने डिफरेंशिएट बिटवीन किया था एनसीईआरटी की क्लास में, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड द क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए के अंदर और क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है बेटा? अगर हम प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बात करें तो प्लाज्मिड डीएनए सर्कुलर है, बेटा लास्ट लाइन में लिखा है। अगर आप क्लोनिंग वेक्टर कह रहे हो प्रिया, तो क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है ना, दे हैव अ एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल कॉपी, तो वो अपने आप से मल्टीपल कॉपी बना सकते हैं। सो दे कैन बोथ रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली विद दैट ऑफ अ होस्ट सेल डीएनए, मतलब होस्ट सेल की डीएनए की मशीनरी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ये अपना खुद का रेप्लिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? Now the next thing, that what is the difference between the plasmid DNA and the chromosomal DNA? Plasmid DNA में और chromosomal DNA में क्या difference होता है? Plasmid DNA it is a extra chromosomal, मुझे बताओ, circular DNA और it is a linear DNA। क्या है ये? circular DNA होता है या linear DNA होता है? जिसने भी आंसर लीनियर दिया है, इट इज नॉट लीनियर। प्लाज्मिड डीएनए इट इज ऑलवेज सर्कुलर इन नेचर। सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। लेकिन अगर हम बात करें क्रोमोसोमल डीएनए की, तो क्रोमोसोमल डीएनए इट मे बी सर्कुलर और इट मे बी लीनियर। लीनियर आप जानते हो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, एंड द सर्कुलर इट इज फाउंड इन केस ऑफ अ प्रोकैरियोट। सो इट इज बोथ लीनियर एज वेल एज सर्कुलर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मुझे बताइए, प्लाज्मिड डीएनए इज इट अ सिंगल स्ट्रैंडेड और इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड? प्लाज्मिड डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है या डबल स्ट्रैंडेड? गलत है सभी लोग। प्लाज्मिड इट इज ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड। आपने प्लाज्मिड की डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई? प्लाज्मिड इट इज बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड डीएनए। और क्रोमोसोमल डीएनए इट मे बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। एब्सोल्युटली करेक्ट आही, इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू दैट ऑफ अ फिनोटाइप। तो हम ये कह सकते हैं नो वाइटल जीन फॉर बैक्टीरिया, ये लिख सकते हैं आही, किसके पास कोई वाइटल जीन नहीं है बैक्टीरिया के फिनोटाइप के लिए। सो नो वाइटल जीन फॉर बैक्टीरियल फिनोटाइप। And here it is the vital gene are present for bacterial phenotype. बेटा प्लाज्मिड डीएनए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, यस प्रिया। तो अगर हम प्लाज्मिड डीएनए के बारे में बात करें, तो प्लाज्मिड का जो रेप्लिकेशन है, वो प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड करेगा या न्यूक्लियर डीएनए पे डिपेंड नहीं करेगा? इट इज इंडिपेंडेंट और इट इज डिपेंडेंट। प्लाज्मिड डीएनए इट रेप्लिकेट independent of genomic DNA. And as you know that यही क्रोमोसोमल डीएनए हमारा न्यूक्लियर डीएनए का ही पार्ट है, तो हम इसके अंदर ये लिख सकते हैं ना, that it replicate along with nuclear DNA because it is a part of a nuclear DNA. So it replicate along with nuclear DNA. This point it is clear to everyone?
यहां तक क्लियर है सभी को? इसके अलावा आप जानते होंगे हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में भी। हिस्टोन प्रोटीन, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन दैट बाइंड टू द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, ताकि हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन सके, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। सो यहाँ पर हमारे पास जो प्लाज्मिड डीएनए है, it does not contain any histones, so no histones are present, while here histones are present. अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानते हो ना, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए बनता है। हम यहाँ पे क्रोमोसोमल डीएनए सिर्फ प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहे, हम यूकैरियोट के भी क्रोमोसोमल डीएनए को लेके चल रहे हैं ना। तभी तो मैंने यहाँ पे लिखा ना, आइदर दी सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड, द लीनियर एज वेल एज सर्कुलर देखा जा रहा है। तो क्रोमोसोमल डीएनए इट इंक्लूड बोथ द प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट। तो अगर हम प्लाज्मिड डीएनए की बात करें, तो प्लाज्मिड डीएनए तो सिर्फ और सिर्फ किस में देखा जाता है? प्रोकैरियोट के अंदर देखा जाता है। इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोट, yes or no? It is present only in prokaryotes, while अगर हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें, so it is present both in prokaryotes and eukaryote. So बेटा अगर ये प्रोकैरियोट में है सिर्फ, तो आप जानते हो ना कि प्लाज्मिड डीएनए के अंदर जो डीएनए से आरएनए बनेगा, दैट डज नॉट कंटेन एनी इंट्रॉन्स, ओनली एक्सॉन्स आर प्रेजेंट। आपने पढ़ रखा होगा एक्सॉन, दैट इज अ फंक्शनल आरएनए। ओनली एक्सॉन्स कोडिंग genes are present, क्योंकि आप जानते हो कि क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर बोथ एक्सॉन और इंट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोटिक डीएनए के अंदर। सो बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स कोडिंग genes are present. So these are the difference between plasmid DNA and the chromosomal DNA, and this is the difference between that is given in your NCERT also. Yes, absolutely correct, महक। क्लियर है इतना सभी को? बेटा उसी का पार्ट ही तो हो गया ना, यही तो आप जानते हो प्रिया की जो न्यूक्लियर डीएनए वही आगे चलकर क्रोमोसोमल डीएनए बनाएगा। तो क्रोमोसोमल डीएनए इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर डीएनए, उसी का ही पार्ट है। तो हमने सिर्फ डिफरेंस बिटवीन में लिखना है, तो इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा है। ये सोहम, तभी तो मैंने लिखा कि दे डोंट हैव हिस्टोन। तो सोहम मैंने यहाँ पे ये भी तो बताया कि हम यहाँ पर दोनों को कैटेगराइज करके लिख रहे हैं, यूकैरियोट को भी लेकर चल रहे हैं, प्रोकैरियोट को भी लेकर चल रहे हैं। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए एंड द क्रोमोसोमल डीएनए। दिस इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड द यूकैरियोटिक डीएनए ना। वंशिका थर्ड पॉइंट के अंदर नो वाइटल जीन फॉर द बैक्टीरियल फिनोटाइप, क्योंकि ये फिनोटाइप के ऊपर कोई कोड ही नहीं करते। आप जानते हो आपका जो जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है, वो न्यूक्लियर डीएनए के ऊपर डिपेंड करता है ना, नॉट दैट ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपका फिनोटाइप बनाते हैं, आपके ब्लड ग्रुप को इनकोड करते हैं? नो ना, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इट इज एन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। In the same way of bacteria also, there is no vital gene for the bacterial phenotype, but here the vital genes are present for the bacterial phenotype. Yes, Anshika. In prokaryote, chromosomal DNA, also exons and introns present. No, Tara. आप जानते हो प्रोकैरियोटिक डीएनए ओनली इंक्लूड एक्सॉन, इंट्रॉन इट इज प्रेजेंट ओनली इन द केस ऑफ अ यूकैरियोट। मैं यही बोल रही हूँ आपको, ये डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए के बीच में है। इट इज नॉट बिटवीन दैट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। तो मैंने क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर दोनों पार्ट्स को इंक्लूड किया है, प्रोकैरियोट का भी और यूकैरियोट का भी। क्लियर टू एवरीवन दिस प्लाज्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए? आप लोगों ने कल एनसीईआरटी की क्लास अटेंड क्यों नहीं की है? क्यों नहीं करी अटेंड क्लास एनसीईआरटी की? मुदित ने किया है, अंशिका ने किया, आई नो दिस थिंग। क्यों नहीं किया वो तो मुझे पता है समिका, वाई? बेटा कुछ प्लाज्मिड आप जानते हो कि प्लाज्मिड इट इज नेचुरली प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल बॉडी, बैक्टीरिया की बॉडी में प्लाज्मिड नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। सो नेचुरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड आर देयर, naturally different types of plasmid are present। नेचुरली कौन कौन से?
नेचुरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? वन, इट इज द आर प्लाज्मिड। बेटा आर प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? आर प्लाज्मिड इट इज ऑल्सो रेफर्स टू दैट ऑफ रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। अगर प्लाज्मिड नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर, ओके समय का, बेटा अगर प्लाज्मिड हमारे वाइटल फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो फिर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड क्यों प्रेजेंट है? बिकॉज प्लाज्मिड कन्फर करता है डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरिया, डिफरेंट वेराइटी ऑफ द बैक्टीरिया, क्योंकि कुछ प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, इट विल फॉर्म। नो प्रिया, इस तरीके से तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी फिनोटाइप को कंट्रोल करना चाहिए ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी फिनोटाइप को कंट्रोल करना चाहिए। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ई वेजिटेशन प्रोसेस, लेकिन ये नॉर्मली हमारे जेनेटिक प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करता है। इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। सो आर प्लाज्मिड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ये हमारे वाइटल जीन्स को इनकोड नहीं करता। जैसे वाइटल का मतलब होता है कि हमारे जो मेन लाइफ प्रोसेसेस हैं, जैसे लाइफ प्रोसेसेस का मतलब आप जानते हो न्यूट्रिशन, उसके लिए जो भी प्रोटीन्स के इनकोडिंग है वो सारे नहीं करता है, लेकिन ये बाकी की अलग अलग प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करता है प्लाज्मिड। जैसे वन, इट इज कॉल्ड एज आर प्लाज्मिड, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, जो प्रोवाइड करता है, कन्फर करता है resistance against that of an antibiotic to that of a plasmid. Yes, Apurva. So our plasmid, that is also called as resistance plasmid, that confer, that provide resistance to various antibiotics. आप भी नहीं थे अपूर्वा? आप तो लास्ट क्लास से भी में भी नहीं थे, उससे पहले भी नहीं थे। So our plasmid, it is refers to that of resistance plasmid, provide the resistance to various antibiotic. Apart from that of R plasmid, the next is about the F plasmid. आपने F plasmid के बारे में भी सुना होगा 11th क्लास में। F plasmid, it is also called as fertility plasmid. बेटा F plasmid, fertility plasmid किसके लिए हेल्प करते हैं? Absolutely correct प्रिया, it helps in conjugation. इसके अलावा बेटा एक और तरह का प्लाज्मिड होता है, दैट इज विरुलेंस प्लाज्मिड। बेटा विरुलेंस प्लाज्मिड का मतलब क्या होता है? विरुलेंट का मतलब आप जानते हो ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज इन्फेक्शन, जिसके अंदर इन्फेक्शन हो। आपने पढ़ा होगा ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट। विरुलेंट मींस दैट कॉजेज इन्फेक्शन, कॉजेज डिसीज। सो विरुलेंस प्लाज्मिड दैट कॉजेज डिसीज। And the one, it is a TI plasmid. What is the meaning of TI plasmid? TI plasmid, it is refers to that of tumor inducing plasmid, that causes tumor in the plants, causes tumor. So these are the different types of a naturally occurring plasmid. लेकिन हम इस naturally occurring plasmid के थ्रू तो क्लोनिंग वेक्टर बहुत ही अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं, तो इसी वजह से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। So now the artificially synthesized plasmid, artificial plasmid. Till here it is clear to everyone? Tumor induced plasmid. प्रिया, अभी हमारे को पता है ना, हमें प्लाज्मिड के अंदर सेलेक्टेबल मार्कर की भी रिक्वायरमेंट है, ओरी की भी रिक्वायरमेंट है, रिकॉग्निशन साइट की भी रिक्वायरमेंट है। ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर फेवर करेंगे तभी तो आप उसे क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज कर सकते हो। नॉर्मल प्लाज्मिड भी यूज किया जाता है, बट अगर फॉर द सक्सेसफुल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोग आर्टिफिशियल प्लाज्मिड को भी सिंथेसाइज करते हैं। इट्स ओके साम्या। इट्स ओके अपूर्वा। बेटा अगर हम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के बारे में बात करें, होते हैं बेटा, लेकिन अगर हम सिलेक्टेबल मार्कर की बात करें प्रिया, तो सिलेक्टेबल मार्कर हम कर सकते हैं, जैसे हम रेजिस्टेंस वाले प्लाज्मिड को भी करते हैं, बट इट इज नॉट वेरी मच एफिशिएंट। हमें एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग अपने हिसाब से कुछ जीन्स को ऐड करते हैं। नॉर्मल प्लाज्मिड इट इज ऑल्सो फंक्शन टू बी एज अ क्लोनिंग वेक्टर। आर्टिफिशियल प्लाज्मिड की अगर हम बात करें, सो आर्टिफिशियल प्लाज्मिड इट इज ऑफ टू टाइप्स। वन, it is PBR 322 and the another it is a PUC8. तो one it is called as PBR 322 and another it is a PUC8. आपने ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी की बुक में भी देखा होगा, दैट इज PBR 322 के बारे में।
PBr322, it is an artificially synthesized plasmid. In which, what is the meaning of PBr322? It's okay, Vanshika. बेटा अगर हम PBr322 के बारे में बात करें, मैं इसलिए कह रही थी क्योंकि कल मैंने इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरीके से ओवरव्यू दे दिया था सारे पूरे चैप्टर का, इसीलिए बोल रही थी. PBr322 के अंदर where the P here refers to that of a plasmid, B here refers to that of Bolivar, not ovary, it is Bolivar. Bolivar. R here refers to that of Rodriguez. And 322, it is refers to that of identification number. ये identification number है that distinguish from other plasmid, जो distinguish करते हैं other plasmid से. This point it is clear to everyone that artificially synthesized plasmid का नाम क्या है? That is PBr322. क्योंकि अभी आप लोगों का हुआ ही नहीं एप्लीकेशन वाला, तो भाई एप्लीकेशन वाला इसलिए कराया ही नहीं. So PBr322 के अंदर P here refers to that of a plasmid, B here refers to that of a Bolivar and Rodriguez. बेटा ये Bolivar और Rodriguez बेसिकली क्या है? हमारे डिस्कवरर नेम है, नेम ऑफ द डिस्कवरर. And a 322, it is an identification number that distinguish from the other plasmid. So that is PBr322. हाँ जी, दोनों अलग अलग है प्रेरित. Till here it is clear to everyone? यहां तक क्लियर है सभी को? डन? डन? ओके. सो आप जानते हो ना कि किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए? इन ईच क्लोनिंग वेक्टर देयर मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ. प्रिया, आप ये फॉरम पे क्वेश्चन पूछोगे बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. सो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के अंदर हमारे पास क्या क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होने चाहिए? दैट इज अबाउट द ओरी, दैट इज कॉल्ड एज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओरी, दैट इज अ ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. प्रीवियस पेज नॉट गॉट, क्या नहीं समझ में आया इसमें? आप प्लीज मुझे बताओ कि क्या क्लियर नहीं है. Amir, which topic is not understandable to you? This whole page? This whole page? All clear? Done? Now done? लिखवाऊंगी मुझे, पहले PBr322 तो समझ लो. PBr322 की अगर हम बारे में बात करें तो P here refers to that of a plasmid, B here refers to that of a Bolivar, R here refers to that of Rodriguez, and the 322 is an identification number. आप जानते हो किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए हमारे पास क्या आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए? ओरी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. अगर हम PBr322 के बारे में बात करें, सो PBr322 का जो साइज है वो कितना होता है? दैट इज 4.3 kb. What is the meaning of 4.3 kb? Kilo base pair. What is the meaning of kilo base pair? 1 kb it include 1000 न्यूक्लियोटाइड बेसेस. 1 kb के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड बेसेस प्रेजेंट होते हैं. Clear to everyone that the size of the PBr322 it is about 4.3 kb. Moreover, अगर मैं बात करूं PBr322 के कॉपी नंबर की, so कॉपी नंबर of PBr322 it is generally 15, but it can be increased up to 1000 to 3000. Beta bases, nucleotide bases, not base pair. So size it is about the 4.3 kilo bases. So 1 kb it is refers to that of 1000 nucleotide bases. कॉपी नंबर की अगर हम बात करें तो PBr322 इट इज जनरली 15 कॉपी नंबर होता है. कॉपी नंबर मैंने पहले भी बताया. 1 कॉपी नंबर इट इज रेफर्स टू दैट ऑफ, प्लीज समझिए प्लीज, कॉपी नंबर का मतलब क्या होता है? दैट एक सेल के अंदर कितनी कॉपीज प्रेजेंट है पर्टिकुलरली प्लाज्मिड की, सो दैट इज कॉल्ड एज कॉपी नंबर. सो जनरली 15 होता है, बट इट कैन बी इंक्रीज फ्रॉम अप टू 1000 to 3000.
दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हैं? अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर पार्ट दैट इज आरओपी. आपको दिख रहा है कि पीबीआर 322 के अंदर एक आरओपी भी प्रेजेंट है. आपने पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है रेप्लिकेशन का. In the case of a replication, different type of enzymes are used, like that of DNA polymerase, helicase. प्रिया, ये आर्टिफिशियली सिंथेसाइज है. मैंने नेचुरली प्लाज्मिड के बारे में बताया था. इट इज अ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज प्लाज्मिड. यस अपूर्वा, पी हमेशा स्मॉल में लिखा जाता है. इट इज अ नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर है. जैसे आप पक 8 को भी देखोगे. नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ पक 8. तो पक 8 के अंदर भी आपको दिख रहा होगा कि पी इट इज अ स्मॉल इन लेटर. पी हियर रेफर्स टू दैट ऑफ अ प्लाज्मिड. ओके. तो बेटा आप जानते हो कि रेप्लिकेशन करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की जरूरत होती है. एंजाइम्स बेसिकली क्या होता है? प्रोटीन का ही पार्ट होता है. आरओपी बेसिकली क्या है? वो डीएनए का सीक्वेंस जो एंजाइम्स को कोड करता है, प्रोटीन्स को कोड करता है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. सो दैट इज कॉल्ड एज आरओपी, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड. इन कोड फॉर प्रोटीन और एंजाइम्स required for replication of plasmid. This is clear to everyone that what is ROP? यहाँ पे बेसिकली वो एंजाइम्स को या प्रोटीन को इनकोड करते हैं जो प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन करवाने के लिए मदद करते हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस. इसके अलावा आप जानते हो कि किसी भी प्लाज्मिड के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? ओरी प्रेजेंट होना चाहिए. ओरी रेफर्स टू दैट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. आपने पीबीआर 322 के अंदर देखा भी सही कि हमारे पास ओरी प्रेजेंट है. हाँ जी, सीक्वेंस ही होगा ना. अगर मैं बोल रही हूँ मुझे कि प्लाज्मिड एक तरह का डीएनए है, तो प्लाज्मिड डीएनए तो डीएनए का सीक्वेंस ही होगा. और डीएनए का सीक्वेंस इनकोड करता है जीन को, आरएनए को, आरएनए के बाद प्रोटीन को. सो आरओपी इट इज बेसिकली अ डीएनए सीक्वेंस दैट इनकोड फॉर द प्रोटीन और द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड. अपार्ट फ्रॉम दैट आप देख रहे हो कि पीबीआर 322 के अंदर ओरी भी प्रेजेंट है. ओरी का मतलब क्या है? ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. सो मीन्स द डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट. वो डीएनए का पार्ट जहां से रेप्लिकेशन क्या होता है? स्टार्ट होता है. उसे क्या कहते हैं हम लोग? ओरी. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने और क्या करेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था प्लाज्मिड के अंदर? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर और क्या करेक्टरिस्टिक होना चाहिए? अनदर करेक्टरिस्टिक of the cloning vector is क्या हो गया? That is a recognition site. Recognition site का मतलब क्या होता है? Recognition site that is also called as cloning site. आप जानते हो ना recognition site या cloning site. What is the meaning of recognition site और cloning site? Last class में ही पढ़ाया था. What is the meaning of recognition site? जहां पे restriction enzyme act करेंगे, जहां पे डीएनए को कट किया जाएगा और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करेंगे. सो दैट इज कॉल्ड रिकॉग्निशन साइट और क्लोनिंग साइट. तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखो पीबीआर 322 के अंदर कितने रिस्ट्रिक्शन साइट है? BAMH1, SAL1, PVU2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो कितने हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट है? 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, 8 रिकॉग्निशन साइट है इन द केस ऑफ अ पीबीआर 322. दिस पॉइंट इट इज क्लियर टू एवरीवन. रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जहां पर डीएनए को कट करेंगे और फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रिकॉग्निशन साइट या फिर क्लोनिंग साइट. सो द साइट विल बी पैलिंड्रोमिक. यस पाखी. सो रिकॉग्निशन साइट is a specific DNA sequence of restriction enzyme. ये specific DNA का sequence होता है restriction enzymes का, specific restriction enzymes का, where it cut and foreign DNA is ligated. उसे आप क्या कहते हो? दैट इज कॉल्ड एज रिस्ट्रिक्शन साइट. आपने देखा पीबीआर 322 के अंदर कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है? वी हैव 8 रिस्ट्रिक्शन साइट्स इन द केस ऑफ पीबीआर 322. इट इज प्रेफर टू हैव 1 रिकॉग्निशन साइट.
बेटा एकावीरा, वन रिकॉग्निशन साइट किस चीज के लिए होनी चाहिए? वन रिकॉग्निशन साइट वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए होनी चाहिए। मतलब अगर बैम H1 हमारे पास है तो बैम H1 की साइट सिर्फ एक ही जगह होनी चाहिए, नॉट एवरीवेयर। बट हमने पढ़ा था ना कि मल्टीपल क्लोनिंग साइट हो सकती है, पॉलीलिंकर हो सकता है, मतलब अलग अलग रिस्ट्रिक्शन की साइट हो सकती है, ताकि हमारे पास चॉइस हो कि हमें अपना फॉरेन डीएनए ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे ऐड करना है। सो बेटा अगर हम रिकॉग्निशन साइट, यस पाकी एब्सोल्युटली करेक्ट, हमें इसको याद करना है क्योंकि पेपर में, बोर्ड के पेपर में सिर्फ ड्रॉ करने के लिए भी आता है और नीट के पेपर में इसको लेबलिंग करने के लिए भी आता है। एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल द डायग्राम दैट इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। अगर हम बात करें बेटा रिस्ट्रिक्शन साइट की, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कहूंगी आप इसे अच्छे से प्रिपेयर भी करना। रिकॉग्निशन साइट ऑफ PBR 322 कितने बेटा? 8 इन नंबर है। और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं? वी हैव PVU1, PST1, BAM-H1, SAL1, PVU2, ECO-R1, HIND3, CLA1. Is it clear to everyone that PVU, PVU1, PST1? देखो यहाँ पे है PVU1, PST1. Apart from that, next is about the BAM-H1, SAL1. यहाँ पे देखो, here it is BAM-H1, SAL1. Next, it is about PVU2. Here it is a PVU2. Next, ECO-R1, CLA1 and HIND3, not HIND second. It is PVU1, ECO-R1, HIND3 and CLA1. Is it clear to everyone that we have a 8 recognition site in a PBR 322? Every DNA is palindromic ना, डिपेंड करता है प्रिया। आप जानते हो आपके पास बेसिस तो ATGC 4 ही है, तो उसके सीक्वेंस बनने के ऊपर होता है ना कि दैट व्हाट इज अ टाइप ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस अ पर्सन हैज। तो कहीं ना कहीं हमारे पास परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन करके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो बन ही जाएंगे। बताऊंगी अभी, आई वेट करो। सो बेटा अगर हम बात करें PVU1, वेट प्रेरित, PVU1 और PST1 की, तो PVU1 और PST1 के अंदर क्या प्रेजेंट है? आप देखो डायग्राम के अंदर PVU1, यस महक, लेकिन मैंने आपको और भी एग्जांपल्स बताया था ना महक, वो तो सिर्फ जरूरी नहीं है कि जो मैंने टेबल बताई सिर्फ उतने ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टोटल यू नो दैट वी हैव अ 900 डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शन, 900 टाइप ऑफ ना, सिर्फ उतने तो नहीं है जितने टेबल पे प्रेजेंट है। सो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि सिर्फ 4 ही ऐसे हैं और बाकी के सारे ऐसे, ऐसा नहीं होता। सो PVU1 and that of a PST1, it encode for that of ampicillin resistance gene also, yes or no? आप देख लो जहां पे PVU1, वेट करो बेटा प्लीज, पहले मुझे समझाने दीजिए, बाकी अगर आपके डाउट रह जाएंगे तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। आप यहाँ पे देखिए PVU1 और PST1 वो पार्ट है ना जहां पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है, यस और नो? PVU1 and the PST1, it is a site of restriction enzyme that also code for the gene of ampicillin resistance. So PVU1 and the PST1 has gene for ampicillin resistance. एंड BAM-H1 और SAL1, BAM-H1 और SAL1 के अंदर क्या जीन है? BAM-H1 and the SAL1 they encode for a gene that is of resistance of tetracycline. तो अब BAM-H1 और SAL1 it has a gene for tetracycline. Is it clear to everyone? यहाँ तक क्लियर है? इनके पास tetracycline रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है और PVU1 और PST1 के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। अगर हम PVU2 के पास जाएं तो PVU2 इट कंटेन अ जीन फॉर, PVU2 के पास कौन सा जीन है? इट कंटेन अ जीन फॉर द ROP, दैट इज अ रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। सो इट कंटेन जीन फॉर ROP, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। एंड ECO-R1, HIND3 और CLA1, आप देखो डायग्राम के अंदर ये बिटवीन है ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पे जो डीएनए का सीक्वेंस है
that is in between the ampicillin resistance and tetracycline resistance. Yes or no? Here, this part, it is between the pink one, that is ampicillin resistance and tetracycline resistance. So EcoR1, HIND3 and the CLA1, their sequence is between antibiotic resistance gene. So this is all about that of a cloning site. हमने पढ़ा था कि एक क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ओरी प्रेजेंट होना चाहिए, दैट इज ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वो भी हमने देख लिया. क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए जहां पे फॉरेन डीएनए लाइगेट हो सके. तो आपने देखा पीबीआर 322 के अंदर 8 रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है. एंड द लास्ट वन हमने क्या पढ़ा था, दैट इज अ सिलेक्टेबल मार्कर. यहाँ पे सिलेक्टेबल मार्कर भी प्रेजेंट होना चाहिए. सो द थर्ड वन, इट इज अबाउट द सिलेक्टेबल मार्कर. You know that what is the meaning of selectable marker? Selectable marker, it helps to distinguish between the recombinant and non-recombinant and the transformant and non-transformant. Example मैंने आपको बताया था, that is antibiotic resistance. और PBR 322 के अंदर selectable marker की तरह कौन act कर रहा है? That is two resistance है, that is ampicillin and tetracycline. So selectable marker, it helps to distinguish between ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. आप टेंशन मत लेना, मैं आपको बताऊंगी आज क्लास में कि ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है. सो हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट. बेटा क्लोराम्फिसिनॉल इट इज ऑल्सो एन एंटीबायोटिक, लेकिन हम पीबीआर 322 की बात कर रहे हैं ना. तो पीबीआर 322 में बॉलीवर और रॉड्रिगुज ने दो ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यूज किए थे, दैट इज एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन. वैसे तो आप किसी भी एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हो. इट इज एन आर्टिफिशियल प्लाज्मिड ना, इट इज अ मैन मेड प्लाज्मिड. इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. उनके बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो दैट इज कॉल्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर. इन पीबीआर 322 जीन ऑफ इंटरेस्ट इज एडेड और नॉट. कहां पर? अभी कहां डाला? अभी तो नहीं डाला जीन ऑफ इंटरेस्ट, अभी डालूंगी तभी पता चलेगा कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है. अच्छा, आप मुझे बताए रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की डेफिनेशन. So recombinant, yes, absolutely correct. जहाँ पे gene of interest add किया जाएगा, that is a recombinant. जहाँ पे gene of interest add नहीं किया जाता, that is a non-recombinant. No समय का मैं अभी बताऊंगी क्या difference है. In between tetracycline and chloramphenicol have both the same work. Why in NCERT there is written or between tetracycline chlora. नहीं बेटा मुदिर, वो यूज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप कोई भी तरह का एंटीबायोटिक को यूज कर सकते हो. बेसिकली जो पीबीआर 322 के अंदर यूज किया गया दैट इज अ टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन ओनली. देखो आप डायग्राम के अंदर भी देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस के जीन प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस के जीन प्रेजेंट है. सो ओनली these two antibiotic are used for the construction of PBR 322. So in PBR 322 अभी नहीं समझाया, प्लीज डोंट जंप ऑन द टॉपिक. इन पीबीआर 322 2 antibiotic resistance gene are present, function to be as a selectable marker. That is one ampicillin and tetracycline. Till here it is clear to everyone. यहाँ तक अभी क्लियर है कि हमारे पास how these genes. अभी समझाऊंगी प्रिया, समझाऊंगी, वेट तो करो. अभी तक हमने सिर्फ पीबीआर 322 के स्ट्रक्चर के बारे में समझा है कि पीबीआर 322 एक तरह का आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जिसमें पी रेफर्स टू दैट ऑफ अ प्लाज्मिड, बी बॉलीवर, आर रॉड्रिगुज एंड 322 आइडेंटिफिकेशन नंबर. हमने पढ़ा था कि पीबीआर 322 का साइज कितना है, दैट इज 4.3 kb.
अगर हम इसकी कॉपीज के बारे में बात करें तो कॉपी नंबर इट इज जनरली 15, बट इट कैन गोज अप टू दैट ऑफ 1000 to 3000 ऑल्सो। यहाँ पे हमारे पास आरओपी का जीन भी प्रेजेंट है जो इनकोड करता है एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे पास ओरी प्रेजेंट है, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास रिकॉग्निशन साइट भी है, क्लोनिंग साइट भी है, मतलब वो पार्ट जहां पे हम फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे। सो रिकॉग्निशन साइट इट इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वेयर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट, जहां पे उसे कट करेंगे एंड फॉरेन डीएनए को लाइगेट करेंगे। हमारे पास 8 रिकॉग्निशन साइट है पीबीआर 322 में, जिसमें पीवीयू1 और पीएसटी1 कोड फॉर द जीन हैविंग द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, BAMH1 SAL1 टेट्रासाइक्लिन के रेजिस्टेंस के लिए देख रहे हैं, PVU2 for that of ROP, and EcoR1 Hind second, Hind third and CLA1 it is between the antibiotic resistance gene। फिर हमने समझा था कि सेलेक्टेबल मार्कर क्या है पीबीआर 322 में। सेलेक्टेबल मार्कर इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। पीबीआर 322 में आप 2 सेलेक्टेबल मार्कर को यूज कर रहे हो, वन इट इज एम्पिसिलिन, अनदर इट इज अ टेट्रासाइक्लिन। So our next topic is that how the antibiotic it is function to be as a selectable marker, कि एंटीबायोटिक किस तरीके से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हाउ एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, किस तरीके से सेलेक्टेबल मार्कर की तरह एक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस, मैम आप रेजिस्टेंस जीन आ गए तो ये होस्ट नहीं होना चाहिए, कहां पर, कहां पर बेटा होस्ट नहीं होना चाहिए, कहां पर, अभी देखेंगे, समझाती हूँ, आपका आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, हाउ एक्ट एज अ सेलेक्टेबल मार्कर so as to distinguish between recombinant and non-recombinant। बेटा हम लोगों ने 2 वेक्टर्स बनाए, जब बैक्टीरिया की बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आ गया तो होस्ट में भी होगा। हाँ जी, अभी देखेंगे प्रिया, अभी मैं समझाऊंगी, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, हाउ इट इज फंक्शन टू बी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। यहाँ पे हमारे पास एक नॉर्मल वेक्टर है एंड हियर इट इज अ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। अभी बताते हो किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है। अभी हमने देखा था ना कि हमारे पास 2 साइट्स हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए। वन इट इज अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, हियर इट इज अबाउट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन एंड हियर इट इज अबाउट द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। यहाँ पर एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है। हमने अभी देखा था कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के पास जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, दैट इज BAMH1 एंड द अनदर इट इज SAL1। और अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस की बात करें सो हियर इज अ PVU1 एंड द PST1। ये हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये तो जानते हो ना नॉर्मल क्लोनिंग वेक्टर है, तो BAMH1 SAL1 साइट है, PVU1 PST1 साइट है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन है, टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस जीन है। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी हमारे पास टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन है एंड हियर इट इज आल्सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। लेट्स एज्यूम दैट, अभी एज्यूम करते हैं, यहाँ पे भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस है। लेट एज्यूम करते हैं कि जो भी फॉरेन डीएनए एंटर किया जा रहा है वो एंटर कैसे किया जा रहा है, विद द हेल्प ऑफ क्लीविंग एट BAMH1 एंड द SAL1 साइट। आप जानते हो कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है एंड द क्लोनिंग वेक्टर है, दे कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन। आप सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हो ताकि हमारे पास स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो सके, ताकि वो आपस में लाइगेट हो सके। तो लेट्स एज्यूम दैट कि हम लोगों ने वेक्टर डीएनए को, हाँ वही बता रही हूँ प्रिया, रुको एक बार, हम लोगों ने वेक्टर डीएनए को कट किया एट दैट ऑफ अ BAMH1 साइट। हमने डीएनए को कहां से कट किया है, BAMH1 साइट से कट किया है। अगर हम उसे BAMH1 साइट से कट कर रहे हैं तो यहां से उस डीएनए का पार्ट रिमूव हो जाएगा। अगर इफ वी रिमूव फ्रॉम दैट ऑफ अ BAMH1 साइट, तो BAMH1 वाले साइट का डीएनए का सीक्वेंस रिमूव हो गया। इफ डीएनए पार्ट इट इज टू बी रिमूव्ड, तो अब यहाँ पे आप फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हो। यहाँ पे फॉरेन डीएनए
लाइगेट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर फॉरेन डीएनए लाइगेट हो गया तो अभी भी इस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होगा और इट इज एब्सेंट नाउ। नाउ इट इज प्रेजेंट और नाउ इट इज एब्सेंट, नाउ इट इज एब्सेंट ना, क्योंकि अगर ये ब्लू वाला पार्ट रिमूव होगा तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस जीन भी तो चला जाएगा। एज अ रिजल्ट दे आर नो लॉन्गर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, अब वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं है। तो अगर हम एक नॉर्मल वेक्टर के बारे में बात करें तो एक नॉर्मल वेक्टर एंटीबायोटिक का भी रेजिस्टेंट होता है, उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम एक रिकॉम्बिनेंट के बारे में बात करें तो रिकॉम्बिनेंट के पास एम्पिसिलिन की क्या होगी, रेजिस्टिविटी प्रेजेंट होगी, एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी प्रेजेंट होगी। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट, एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव। अब ये टेट्रासाइक्लिन के सेंसिटिव हो चुका है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक क्लियर है? साल 1 नहीं, बैम H1 से कट किया प्रिया, साल 1 से नहीं, बैम H1 से कट किया हमने। एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करोगे ना। ये नॉर्मल एम्पिसिलिन होगा, हाँ बेटा होगा। नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर पूछ रहे हो, नॉर्मल बैक्टीरिया तो एम्पिसिलिन से सरवाइव नहीं कर पाते बेटा, जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर होगा वही सिर्फ सरवाइव कर पाएगा। सो हम एक बार ध्यान से सुनना बेटा, एक सेकेंड रुको प्रिया। यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लू वाले पार्ट की तो ब्लू वाला पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, रिकॉग्निशन साइट है बैम H1 की भी और साल 1 की भी, जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस प्रेजेंट है। अगर मैंने बैम H1 साइट से डीएनए के पार्ट को हटा दिया तो टेट्रासाइक्लिन का वो जीन का सीक्वेंस भी तो रिमूव हो गया। यहाँ पे मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड किया है ना, ग्रीन वाले पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट, फॉरेन डीएनए ऐड किया है, तभी तो मैं कह रही हूँ कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी लूज हो गई, क्योंकि वो वाला डीएनए का पार्ट हटा तभी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड हुआ। सो टेट्रासाइक्लिन अब क्या हो गया, सेंसिटिव हो गया। एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी अभी भी प्रेजेंट है क्योंकि ब्लू वाला पार्ट के अंदर हमने कोई भी जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं किया है फॉर दैट ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। नहीं प्रिया, हम लोगों ने एग्जाम्पशन लिए फॉर दैट ऑफ क्लीविंग एट अ बैम H1 साइड। हम एक टाइम पर एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे ताकि एक ही तरह के स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो, नॉट फॉर दैट ऑफ अ 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट अ वन टाइम। ये आकांक्षा अभी समझ, इतना क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन यहां तक? बेटा सेल 1 वाले पार्ट वहीं पर प्रेजेंट होगा, सेल 1 वाला पार्ट रिमूव क्यों होगा, अगर हम बैम H1 डाल रहे हैं तो बैम H1 वाला पार्ट ही रिमूव होगा ना। बट जीन तो आप जानते हो ना, जीन का एक सीक्वेंस होता है, अगर उसका कुछ भी पार्ट रिमूव हो गया तो वो इनकोड नहीं कर पाएगा टेट्रासाइक्लिन को। क्लियर टू एवरीवन? अपूर्वा अभी आप ये समझ रहे हो कि ये क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात हो रही है कि ये एक वेक्टर है जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए को एंटर किया है रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। हमने लास्ट क्लास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ा था जिसके अंदर हमने क्लोनिंग वेक्टर को और फॉरेन डीएनए को कट किया था फ्रॉम दैट ऑफ अ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हमने यहाँ पर ब्लू वाले पार्ट के अंदर बैम H1 साइड से कट किया ताकि यहाँ पर भी डीएनए के सीक्वेंस में रिस्ट्रिक्शन स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाए, और हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसको भी हमने कट किया विद दैट ऑफ सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हमारे पास रिकॉम्बिनेंट वेक्टर बना है, अभी होस्ट सेल की तो बात ही नहीं हुई, अभी तो हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मींस द डीएनए कंटेन द वेक्टर पार्ट एज वेल एज अ फॉरेन डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। क्लियर? अभी होस्ट सेल के बारे में हमने कोई बात नहीं करी। अब हम इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे इनटू दैट ऑफ होस्ट सेल। अब होस्ट सेल में डालने के बाद हमें ये देखना होगा ना, हमें चेक करना होगा कि वेदर उसके अंदर वो क्लोनिंग वेक्टर गया है या नहीं गया है। सो अभी हम एक वर्ड पढ़ रहे हैं दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। आई वॉज आस्क सेइंग दैट कि आपने नॉर्मल के नीचे एंटीबायोटिक लिखा है,
एम्पिसिलिन होना चाहिए। अच्छा हाँ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। प्रिया मैंने आंसर कर दिया था कि साल 1 वाले साइट अगर रिमूव हो रही है, साल 1 साइट रिमूव नहीं हो रही, अगर मैं बैम H1 वाली साइट से रिमूव कर रही हूँ तो बैम H1 वाला डीएनए का सीक्वेंस से रिमूव होगा, बट साल 1 वहीं पर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। आप जानते हो कि एक जीन का एक पर्टिकुलर डीएनए का सीक्वेंस होता है, अगर एक डीएनए का सीक्वेंस रप्चर हो गया तो क्या वो प्रोटीन बना पाएगा? क्या उसके टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी रहेगी अगर बैम H1 वाला साइड भी रिमूव हो गया? सो इट लॉस द प्रॉपर्टी ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। और आप एक टाइम पर एक जीन को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो कट करोगे, आप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से थोड़ी कट करोगे, अलग अलग तरह के स्टिकी एंड्स बन जाएंगे, सो वो लाइगेट ही नहीं कर पाएगा। क्लियर? टिल हियर इट इज क्लियर टू एवरीवन? एक बार रिवाइज कर लेते हैं अगर डाउट है तो। आपने देखा था पीबीआर 322 के अंदर हमारे पास ओरी प्रेजेंट था, रो प्रेजेंट था, रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रेजेंट थे, 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉग्निशन साइट प्रेजेंट है। अभी हम क्लोनिंग वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट की बात करें कि हम किस तरीके से जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। एंड द एंटीबायोटिक इट इज फंक्शन टू बी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। अभी हम सेलेक्टेबल मार्कर के बारे में तो अभी हमें समझना है कि किस तरीके से। हमने पढ़ा कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इट इज फंक्शन टू बी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर। नॉर्मल वेक्टर के अंदर एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी भी है, टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी भी है, लेकिन अगर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करना है तो आप वेक्टर को कट करोगे, तभी तो जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करोगे। तो हमने कट करवाया विद दैट ऑफ बैम H1। हमने बैम H1 से क्लोनिंग वेक्टर को भी हटवाया और अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी किया। एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गए? स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए। नाउ बोथ द स्टिकी एंड्स ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड द क्लोनिंग वेक्टर दे लाइगेटेड, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। लेकिन अगर यहां से यहां पर हमने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को फॉर्म किया है तो यहां पर तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी वाला जीन भी रिमूव हो गया। सो एज अ रिजल्ट अब रिकॉम्बिनेंट वेक्टर के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो है, क्योंकि ब्लू वाले पार्ट के अंदर कोई भी इंसर्शन नहीं हुआ, लेकिन टेट्रासाइक्लिन का सेंसिटिव हो चुका है क्योंकि यहाँ पर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड किया है। बट नॉर्मल वाले पार्ट के अंदर जब हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, वहां पे एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट थी और टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट थी। टिल हियर जितना समझाया गया उतना क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस। अब समझो कि किस तरीके से होस्ट सेल के बारे में बात की जा रही है। 1, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट। सो नंबर 1 स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग की जा रही है। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस क्लोनिंग वेक्टर इनटू द होस्ट सेल। अभी हमारा क्लोनिंग वेक्टर हमने होस्ट सेल में डाल दिया है, पहले आप यहाँ पे लिख ही लो नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। नाउ दिस क्लोनिंग वेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड, रिकॉम्बिनेंट में डाला तो उसके पास बेटा अभी 2 मिनट रुक जाओ बेटा, मुझे अभी मेरा टॉपिक फिनिश नहीं हुआ, जब तक पूरा टॉपिक नहीं होगा तब तक क्लियर नहीं होगा। तो थोड़ा सा वेट करना होगा। आपके बैच से पहले वाले बैच ने बहुत आराम से सुना था, उन्हें सब चीजें क्लियर हो गई थी, तो देयर इज अ नीड टू लिसन इट केयरफुली फर्स्ट। सो क्लोनिंग वेक्टर नाउ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल। क्लोनिंग वेक्टर को अब हमने किस में इंट्रोड्यूस किया है? होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। होस्ट सेल यहाँ पर क्या बात की जा रही है? बैक्टीरिया के बारे में बात किया जा रहा है। नाउ द क्लोनिंग वेक्टर इट इज इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट सेल। अब आप होस्ट सेल के बारे में देखना कि हम क्यों कर रहे हैं होस्ट सेल में, अब हम क्या करेंगे? स्क्रीनिंग 1 करेंगे सबसे पहले। क्या जानना चाहते हैं कि वेदर जो मैंने क्लोनिंग वेक्टर को होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया है वो डला भी है या नहीं डला। सो द स्क्रीनिंग 1 इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट? ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब होता है जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसे आप क्या कह रहे हो? ट्रांसफॉर्मेंट।
जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर का मतलब रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट नहीं है, यहाँ पे क्लोनिंग वेक्टर का मतलब सिर्फ वेक्टर का डलना है। जो हमारा PBR322 है बस उसका डलना, चाहे उसके अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट है या जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, बट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इनटू द होस्ट सेल, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेंट। सो ट्रांसफॉर्मेंट क्लियर? ट्रांसफॉर्मेंट की डेफिनेशन क्लियर है? दैट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ cloning vector into the host cell is called as ट्रांसफॉर्मेंट। और अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होस्ट सेल के अंदर, तब आप उसे कहोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो अभी हमें चेक करना है कि पहले वो गया या नहीं गया। तो आप किस तरीके से चेक करोगे? आप कल्चर मीडियम की प्लेट को रेडी कराओगे। कल्चर मीडियम आप जानते हो जिसके अंदर फूड प्रेजेंट होता है फॉर दैट अ बैक्टीरियल कॉलोनीज टू ग्रो। डन मुदित? ओके। सो बेटा अब हम कल्चर मीडियम लेंगे जिसमें बैक्टीरिया के सेल्स ग्रो करते हैं। हम इस कल्चर मीडियम के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, एक एंटीबायोटिक लेंगे। कौन से एंटीबायोटिक को लेंगे? दैट इज एम्पिसिलीन के एंटीबायोटिक को लेंगे। अब यहाँ पे जो एम्पिसिलीन के बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर इस मीडियम के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। अब यहाँ पे ग्रोथ किसकी होगी? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे ग्रोथ किसकी होगी? ग्रोथ ऑफ ओनली ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और बोथ। यहाँ पे ग्रोथ किसकी होगी? ट्रांसफॉर्मेंट की, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की या बोथ की? गलत है आप लोग, सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट की होगी। नॉर्मल बैक्टीरिया तो एम्पिसिलीन से किल्ड हो जाएगा। नॉर्मल बैक्टीरिया के पास कोई एम्पिसिलीन की रेजिस्टेंस थोड़ी है। लेकिन जिनके पास, अंडरस्टैंड नाउ फर्स्ट दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्लोनिंग वेक्टर का डलना है होस्ट सेल के अंदर, उसे कह रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेंट। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है समय का, दैट इज कॉल्ड एज नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब जिसके अंदर, जिस बैक्टीरिया के अंदर PBR322 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर PBR322 इंट्रोड्यूस नहीं हुआ तो क्या उसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा? क्या उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होगा? नो। तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो जो सबसे पहली स्क्रीनिंग की जा रही है, इट इज फॉर दी डिस्टिंग्विश बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। सो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस करा जाएगा। सो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो, बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट सर्वाइव। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है नॉन नॉर्मल बैक्टीरिया। नॉर्मल बैक्टीरिया will not survive as they don't have antibiotic resistance gene. This is clear to everyone? ये पॉइंट क्लियर है? पहले फर्दर डाउट मत पूछो, पहले ये क्लियर करो जो मैं समझाना चाहती हूँ। क्लियर है? अब इसके बाद समझो रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट के बारे में। यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो करेंगे, या दोनों ग्रो करेंगे? अभी मुझे पता है आपको रिकॉम्बिनेंट का मतलब नहीं पता होगा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड प्लाज्मिड डीएनए डला ही है नहीं वेक्टर के अंदर, नहीं। प्लाज्मिड डीएनए इट इज इंट्रोड्यूस इनटू दैट ऑफ अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो आपने इंट्रोड्यूस किया है वो डला है या नहीं डला है? नॉर्मल वन इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट। बेटा रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है, रिकॉम्बिनेंट मीन्स दैट हैज फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट। जिसके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वन। और जिसके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड नहीं है उसे हम कह रहे हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब आप मुझे बताओ, ये जो हम फर्स्ट स्क्रीनिंग कर रहे हैं इसमें कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं? रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट और बोथ? बताओ।
बोथ ना, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर इस डायग्राम में देखो, नॉर्मल वेक्टर जिसके अंदर कोई इंट्रोडक्शन नहीं है वहां पे भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, जिसमें हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है वहां पे भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, मतलब दोनों ग्रोथ कर जाएंगे. सो बोथ रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो. दिस इज क्लियर टू एवरीवन. यहाँ पे ये दोनों ग्रो करेंगे फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर. तो हमने फर्स्ट स्क्रीनिंग के अंदर सिर्फ ये देखा कि ट्रांसफॉर्मेंट कौन सा है, हमने ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि रिकॉम्बिनेंट कौन सा है, नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है. इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सभी को? यस. नाउ द सेकेंड स्क्रीनिंग. अब हमें सेकेंड स्क्रीनिंग करनी है. सेकेंड पॉइंट बेटा, सेकेंड पॉइंट के अंदर मुदित हमने पढ़ा कि रिकॉम्बिनेंट का मतलब क्या होता है. रिकॉम्बिनेंट मीन जिसके अंदर फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हमारा डिजायर जीन है जिसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट वन. अब इसमें कौन ग्रो करेंगे? एम्पिसिलिन का मीडियम है ना, तो यहाँ पे कौन ग्रो करेंगे? आप यहाँ पे देखो नॉर्मल वेक्टर जिसके अंदर नॉन रिकॉम्बिनेंट है, जो बेसिकली यहाँ पर भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है ना, मतलब दे कैन सर्वाइव इन द एम्पिसिलिन. और रिकॉम्बिनेंट वाले के अंदर भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है, मतलब दे आल्सो सर्वाइव इन द एम्पिसिलिन. सो यहाँ पे दोनों ग्रो करेंगे ना, रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो करेंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट भी ग्रो करेंगे. क्लियर नाउ मुदित? हाँ जी प्रेरित, हम ये एम्पिसिलिन के बिहाफ पे बात कर रहे हैं अभी. अभी हम टेट्रासाइक्लिन के बिहाफ पे भी बात करेंगे. अभी हम सेकेंड स्क्रीनिंग करेंगे ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ दैट ऑफ टेट्रासाइक्लिन. सो स्क्रीनिंग सेकेंड नाउ. कोई कंफ्यूजन मत करना, ये हम स्क्रीनिंग वन के बिहाफ पे कर रहे थे. स्क्रीनिंग वन के अंदर हमने एम्पिसिलिन को ऐड किया था. अभी स्क्रीनिंग टू किसकी जरूरत है? टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. स्क्रीनिंग मतलब चेकिंग. तो हम क्या करना चाह रहे हैं? अब डिस्टिंग्विश करेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट वाले स्क्रीनिंग के अंदर तो दोनों ग्रो कर गए थे, रिकॉम्बिनेंट भी एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट भी. सो डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. तो अभी हम क्या करेंगे? फिर से हम एक कल्चर मीडियम लेंगे. नाउ वी अनदर टेक अ कल्चर मीडियम, एंड नाउ इन दिस कल्चर मीडियम वी ऐड टेट्रासाइक्लिन. अभी क्या ऐड करोगे? टेट्रासाइक्लिन ऐड करोगे. एंड नाउ इन दिस टेट्रासाइक्लिन कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, कुछ कॉलोनीज हमें दिखाई दी कि ग्रोथ हो चुकी है. अब आप मुझे बताओ कि ये कौन ग्रो करे होंगे? रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो और नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो. प्रिया आपको समझ में आ गया? यस एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज अ नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो. व्हाई द नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो? क्योंकि आप जानते हो कि रिकॉम्बिनेंट वाले तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो चुके हैं, उनके पास तो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी रेजिस्टिविटी लॉस्ट हो चुकी है. बट द नॉन रिकॉम्बिनेंट वन दे हैव अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस. सो ओनली द नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो, रिकॉम्बिनेंट विल नॉट ग्रो. सो सिर्फ क्या यहाँ पे ग्रो होंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो. while recombinant will not survive. Is it clear to everyone? Clear? Absolutely. That how the antibiotic it is function to be as a selectable marker. आपको क्या लग रहा है कि हम लोग सारा का सारा जो डीएनए है वो सब डाल कर देखते हैं या एक छोटा सा सैंपल डाल के देखेंगे? अ स्मॉल सैंपल वी हैव टू ऐड ना, तो उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर. क्लियर? Clear to everyone that how the antibiotic resistance it is function to be as a selectable marker? नहीं आही, ये बहुत ही ज्यादा मैकेनिज्म जो होता है वो हमारा हैंडमेड मैकेनिज्म नहीं होता. इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ मशीनरीज टू बी रिक्वायर्ड, तो जो कि एक्यूरेसी को मेंटेन करते हैं. तो हम लोग तो बस उसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, बाकी ये बहुत ही बड़ा क्यूम्बरसम प्रोसीजर है. रेप्लिका प्लेटिंग मेथड इज टू बी यूज्ड. रेप्लिका प्लेटिंग मेथड यूज करते हैं, उसमें हम सैंपल्स को यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया की कॉलोनीज को. सो इट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस.
और हम सिर्फ एक सैंपल को यूज करते हैं, नॉट द होल बैक्टीरिया इट इज टू बी किल्ड आउट। सो अगर हम इसके ड्रॉबैक के बारे में बात करें तो ये जो प्रोसीजर है, बेटा यहाँ पे प्रिया आप समझ नहीं रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो एकदम इनकरेक्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन या एम्पिसिलिन इट इज फंक्शन टू बी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर ओनली, ये सिर्फ मार्क करें कि मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड है या नहीं है। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा ही सही। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरी बॉडी में इंसुलिन का जीन बनने लगे, तो वो इंसुलिन का जीन तो मेरी बॉडी में जरूरत ही है, तभी हम ऐड करवा रहे हैं, सो दैट द इंसुलिन हार्मोन इज टू बी प्रोड्यूस। बट नाउ दिस टेट्रासाइक्लिन एंड द एम्पिसिलिन इट इज ओनली फंक्शन टू बी एज अ सेलेक्टेबल मार्कर, कि वो मेरी बॉडी में इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, मेरी बॉडी के साथ डीएनए के साथ ज्वाइंट हुआ है या नहीं हुआ है। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ अ सेलेक्टेबल मार्कर। नाउ व्हाट इज अ ड्रॉबैक फॉर दिस मैकेनिज्म? इस मैकेनिज्म का ड्रॉबैक क्या है? इट इज अ क्यूम्बरसम प्रोसीजर। ये एक क्यूम्बरसम प्रोसीजर है, ये एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है, एज इट रिक्वायर a continuous plating to distinguish between recombinant and non-recombinant. Yes, it is a time consuming, प्रेरित। सो दैट इज वाई हम लोगों ने नेक्स्ट टेक्निक को यूज किया, जिसके अंदर आपने देखा था ना, हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल प्लाज्मिड में एक PBr322 एक पक केट है। तो नेक्स्ट जो बनाया गया वो पक केट बनाया गया, जिसमें ये प्लेटिंग बार बार करने की प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, ओवरकम किया गया, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? मैं रिपीट करूंगी साम्या, वेट फॉर अ सेकेंड। बेटा अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? What is the meaning of transformation? That is the introduction of cloning vector. ये नोट का पार्ट है, इट इज ओनली फॉर योर हेल्प, कि आप कभी ना भूलो कि ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। हाँ बता दूंगी बेटा। इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। बेटा अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है या जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। इफ क्लोनिंग वेक्टर not introduced in host cell, then one can call it to be as a non-transformant. आप उसे क्या कहते हो? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कहते हो। एंड जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, इफ क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस्ड, देन वन कैन कॉल्ड इट टू बी एज अ ट्रांसफॉर्मेंट, तब आप उसे क्या कहते हो? ट्रांसफॉर्मेंट कहते हो। नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेंट जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हो चुका है, अगर वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है तभी तो रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट बनेगा, कि या तो उसमें हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा। सो ट्रांसफॉर्मेंट इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, one it is recombinant and the another it is a non recombinant. What is the meaning of recombinant? जिसके अंदर foreign gene of interest introduced किया गया है, that is called as recombinant. So if foreign gene of interest introduced, and here if foreign gene of interest not introduced, then one can call it to be as non-recombinant. Clear to everyone? अभी क्लियर है रिकॉम्बिनेंट क्या होता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट क्या है। तो जो हमारी फर्स्ट स्क्रीनिंग हुई थी वो फर्स्ट स्क्रीनिंग यहाँ पर हुई है, दैट इज बिटवीन द ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर। और जो हमने सेकेंड स्क्रीनिंग की है दैट इज फॉर द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो दिस इज अ स्क्रीनिंग सेकेंड, इट इज अकर एट दिस पॉइंट। क्लियर टिल हियर? डन? यहाँ तक क्लियर हो गया?
वन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, पूछो आही। व्हाट इज अ क्रोमोजेनिक? बेटा अभी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट पे तो हम पहुंचे ही नहीं है, वो पक 8 के अंदर है, वो हम ब्लू और व्हाइट सिलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इट इज एन पक 8, ब्लू एंड व्हाइट कॉलोनीज, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Why we are adding the foreign gene as it cause a loss of tetracycline resistance? बेटा महक, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस हमारा सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर की तरह वर्क कर रहा है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कोई फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट थोड़ी है, वो तो सिर्फ सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम कर रहा है, जो ये बताएगा कि यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। नहीं समिका, अभी रीड करना, आज की क्लास के बाद रीड करना, सब क्लियर होगा। आज के बाद रीड करना। पहले सिर्फ इंट्रोड्यूस किया एंड देन, नहीं, इंट्रोड्यूस करने का मतलब ही लाइगेट करना है। इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टिकी एंड्स होने के बाद लाइगेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। चलिए बेटा साम्या, आपको डाउट था, मैं आपको एक बार रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज समझ लीजिए दोबारा से। बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, यहां तक समझ लिया था? यहाँ पे आपको क्लियर है? दिस इज क्लियर टू यू कि रिकॉम्बिनेंट क्या है, नॉन रिकॉम्बिनेंट क्या है? ठीक है। तो अब स्क्रीनिंग वन जो है वो हम किसके बारे में डिस्टिंग्विश करते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के अंदर? हाँ, जस्ट फॉर स्क्रीनिंग ना। ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब मैंने अभी बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोनिंग वेक्टर इनटू द होस्ट सेल, कि जो मैंने वेक्टर बनाया है वो मेरे होस्ट सेल में गया है या नहीं गया है। सो दैट इज अ स्क्रीनिंग वन, दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमने क्या किया, एक कल्चर का मीडियम लिया, उसमें एम्पिसिलिन का मीडियम डाला। बेटा मैंने अभी समझाया ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब जिसमें क्लोनिंग वेक्टर गया है। अगर वेक्टर नहीं है तो बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वेक्टर के अंदर ही तो एम्पिसिलिन की रेजिस्टेंस है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, कि क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ भी है या नहीं हुआ बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट सेल के अंदर। सो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो बट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव करेंगे? क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया डोंट हैव एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। तो यहाँ पे जो ये ग्रो कर रहे हैं, वो ग्रो सिर्फ कौन कर रहे हैं? ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो कर रहे हैं। मतलब जिन बैक्टीरिया के पास क्लोनिंग वेक्टर प्रेजेंट है सिर्फ वही ग्रो कर रहे हैं। ये पॉइंट क्लियर है आपको? ये पॉइंट क्लियर है? यस। इसके अलावा बेटा अगर हम बात करें, ये जो बैक्टीरिया है इनके पास जो क्लोनिंग वेक्टर है, वो क्लोनिंग वेक्टर कैसा है? रिकॉम्बिनेंट वाला है या नॉन रिकॉम्बिनेंट वाला है? तो वो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे दोनों ग्रो करेंगे, बोथ रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो। ऐसा क्यों? क्यों ग्रो करेंगे? क्योंकि आप ये डायग्राम देखो, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट के पास भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी है और रिकॉम्बिनेंट के पास भी एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी है। सो दिस मीन्स दैट बोथ विल ग्रो ना। सो रिकॉम्बिनेंट मीन्स that have a foreign gene of interest. So both recombinant and non-recombinant will grow. This first screening clear to you? Okay. Screening 2, it is used to distinguish between recombinant and non-recombinant. अब हमने कल्चर मीडियम के अंदर क्या ऐड किया है? टेट्रासाइक्लिन ऐड किया है। टेट्रासाइक्लिन के अंदर आप जानते हो ना, रिकॉम्बिनेंट वाले के अंदर तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी लॉस्ट हो चुकी है, ये टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिविटी हो चुकी है इसके अंदर। तो अब यहाँ पर कौन ग्रो करेंगे? यहाँ पे सिर्फ कौन ग्रो करेंगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट, because a recombinant will lose the property of tetracycline, so only non-recombinant will grow. So non-recombinant will grow while the recombinant will not survive. Clear to you? Yes. बट दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसीजर, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए बार बार प्लेटिंग करनी होती है। इसी वजह से हमने नेक्स्ट स्क्रीनिंग मेथड को चूज किया है, दैट इज ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग, पक 8 के अंदर, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यहां तक क्लियर हो गया अभी? यस यस प्रिया, यस प्रिया। एनी डाउट बेटा? अभी कोई डाउट है तो पूछो। ओके अंशिका, अभी कोई डाउट है? ट्रांसफॉर्मेंट एंड बाकी बेटा अभी तो सारा हुआ ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है या नहीं हुआ है, सब ये चेक करते हैं। बाकी ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट का मतलब जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोनिंग वेक्टर में गया या नहीं गया। जैसे अगर मान लो कि ये क्लोनिंग वेक्टर है, अब इस क्लोनिंग वेक्टर में या तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो सकता है या नहीं हो सकता। अब हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट सेल में, तो बस होस्ट सेल में डलना, उसे कह रहे हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। अब डलने के बाद या तो इस वेक्टर के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा या फिर नहीं होगा।
सो अगर होगा तो रिकॉम्बिनेंट है और अगर नहीं होगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है. यस प्रिया. We want the gene of interest, but the recombinant will not survive. Then how used? दीप्ति मैंने बोला सिर्फ एक सैंपल लिया जाता है. सैंपल इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. हम सारे बैक्टीरिया को किल नहीं करते. Tell me the condition in first why only the transformants are growing. बेटा ट्रांसफरमेंट इसलिए ग्रो कर रहे हैं क्योंकि ट्रांसफरमेंट के अंदर यहाँ पे हमने एम्पिसिलीन डाला है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है जिसके अंदर एम्पिसिलीन, जिसके अंदर क्लोनिंग वेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया हो. अगर क्लोनिंग वेक्टर आया है तभी तो मेरे पास एम्पिसिलीन की रेजिस्टिविटी है. अगर मेरे पास क्लोनिंग वेक्टर नहीं आया तो मैं मर जाऊंगी क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलीन की रेजिस्टिविटी नहीं प्रेजेंट होती. सो ओनली ट्रांसफॉर्मेंट विल ग्रो. नहीं हुआ क्लियर मुदित? टॉपिक क्लियर नहीं है? हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला. देन व्हाई वी हैड परफॉर्म स्क्रीनिंग टू. अपूर्वा हमने डाला है जीन ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो डायरेक्ट जहां डाला है. मुझे एक बात बताओ, जैसे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स बन गए, यहाँ पे ये स्टिकी एंड्स बन गए, ये आपस में ज्वाइन कर गए, क्या मुझे ये नेकेड आई से दिख रहा है? क्या मुझे ये नेकेड आई से दिख रहा है? नहीं. तो मैंने तो सॉल्यूशन डाला है ना. मैंने तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का भी सॉल्यूशन डाला है, मैंने तो जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी सॉल्यूशन डाला है. तो मैंने तो डाल दिया है, मुझे ये नहीं पता कि लाइगेट हुआ है या नहीं हुआ है. तभी मैं स्क्रीनिंग 2 कर रही हूँ, so as to distinguish that it contain recombinant or non recombinant. क्लियर? अभी भी डाउट है तो मैं एक्सटेंड करती हूँ क्लास को 10 मिनट्स के लिए. आप अपने सारे डाउट क्लियर करो लेकिन अपने अच्छे से समझो. यस वांशिका. धीरे धीरे. यस बेटा दिव्यांशी, एम्पिसिलीन को भी हम यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दैट ऑफ अ टेट्रासाइक्लिन. वंशिका आपको अपने मेंटर से बात करनी होगी इसके लिए, वो आप लोगों के लिए लिंक सेंड कर देंगे. प्रिया. अच्छा प्रिया का क्वेश्चन है, मैम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर में डालते हैं एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वेक्टर स्टेज पे. मैम आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर में ही डालते हैं. आर्टिफिशियल प्लाज्मिड खुद एक वेक्टर है. प्लाज्मिड इट इज इटसेल्फ अ क्लोनिंग वेक्टर. प्रिया, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड वेक्टर है एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट भी वेक्टर स्टेज पे. हाँ, जीन ऑफ इंटरेस्ट वेक्टर स्टेज पे ऐड किया जाता है, तभी हम उसे क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, जो फोटोकॉपी भी बनाएगा और साथ साथ उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर भी जाएगा. वंशिका देन कॉल इट अगेन. बिकॉज सेकेंड कंडीशन बोथ आर ग्रोइंग बिकॉज ऑफ नॉर्मल एंड रिकॉम्बिनेंट दोनों के पास. यस मुदित. लेकिन आपने ना सेकंड कंडीशन लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आएगा. फर्स्ट कंडीशन में दोनों ग्रो करेंगे ना. सेकंड कंडीशन में तो एम्पिसिलीन वाला तो हमने फर्स्ट कंडीशन में किया, सेकंड कंडीशन में तो हमने टेट्रासाइक्लिन का किया. अच्छा, मीन सेकंड पॉइंट. ठीक है. नाउ नहीं अपूर्वा, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. आप प्लीज एक बार पढ़ के देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. अगर हम इसको पहले से ही डिसहार्टेड की तरह समझेंगे तो हमें नहीं अच्छा लगेगा. ये बहुत अच्छा चैप्टर है. आमिर, जब स्क्रीनिंग 2 का ड्रॉबैक नहीं है, स्क्रीनिंग 2 के बाद ये पूरे प्रोसेस का ड्रॉबैक है कि ये एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है क्योंकि बार बार यहाँ पे प्लेटिंग करनी पड़ती है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट. No, Dipti, please don't say these things. I'm trying very level hard to explain you each and everything again and again. ऐसा कहोगे तो ये it's not a good thing. अपूर्वा, दीप्ति, आप लोगों को थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों ने ये टर्म्स पहले नहीं सुनी हुई हैं. इट इज नॉट लाइक दैट कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन हमने पहले भी पढ़ रखा है. आपके लिए टर्म्स थोड़ी नहीं है, तो क्लास में आने से पहले थोड़ा सा एक बार प्री रीड लेकर आओ ताकि आप लोग एक माइंड का सेटअप बना सको. चलिए ठीक है, बाय एवरीवन.